नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शरद पवार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए बहुत घातक हैं। काफी समय से शरद पवार खामोशी अख्तियार किए हुए थे। विशेषकर अनिल देशमुख, नवाब मलिक के बाद जब संजय राउत भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आर्थर रोड जेल भेजे गए, तब के बाद से तो शरद पवार कुछ बोल ही नहीं रहे थे, खामोश थे। लेकिन वो ठाणे में अपने पार्टी पदाधिकारियों की एक मीटिंग लेने के लिए गए थे और इसके बाद जितेंद्र आव्हाड के आवास पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और बातचीत में उनके जो भीतर का दर्द है वो जैसे फूट पड़ा। वो कहते हैं ना कि कभी-कभी अंदर कुछ चीज़ें जम जाती हैं, आपको बिल्कुल जाम कर देती हैं, सोचने समझने की जैसे शक्ति सी खत्म हो जाती है। या ये भी कह सकते हैं कि कई तरह के भय से आप ग्रस्त हो जाते हैं कि आपने कुछ ऐसा-वैसा कह दिया तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। बहुत सारे दौर देखे हैं शरद पवार ने और ये पहली बार है जब महाराष्ट्र में उनके साम्राज्य को किसी ने पहली बार हिला करके रख दिया है। उनके करीबियों के खिलाफ भी जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो जेल भेजे गए हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ भी जिस तरीके से जांच पड़ताल चल रही हैं, उसमें अगर शरद पवार खामोशी अख्तियार करते हैं या अचानक से फट पड़ते हैं, तो उनकी मनःस्थिति को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि एक्चुअल में उनकी मनःस्थिति आजकल है क्या। उन्होंने कहा तो ये है कि नरेंद्र मोदी ने बारामती की एक सभा में ये कहा था कि मैंने शरद पवार की उंगली पकड़ करके राजनीति करना सीखा है। तो इस पर व्यंग करते हुए शरद पवार बोले कि साहब, मुझे पता नहीं था कि मेरी उंगली पकड़ करके राजनीति सीखने वाला देश के लिए इतना घातक साबित हो सकता है। और ये तंज उन्होंने क्यों कसा है और क्या वाकई नरेंद्र मोदी देश पर बहुत भारी पड़ रहे हैं या इतने घातक साबित हो रहे हैं? एक्चुअल स्थिति क्या है? एक्चुअल स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी देश पर देश के लिए घातक साबित नहीं हो रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों के लिए बेहद घातक और मारक साबित हुए हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन जो है वो हराम हो चुका है। क्या-क्या कहा शरद पवार ने नरेंद्र मोदी के बारे में? उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बनी है, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिनों की बात उन्होंने कही थी, न्यू इंडिया की, नए भारत की बात उन्होंने की थी, 100% डिजिटल लिटरेसी की बात उन्होंने की थी, सभी को शौचालय और घर उपलब्ध कराने की बात उन्होंने कही थी। इसके अलावा 2024 के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वायदा उन्होंने किया था, जो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। तो जो-जो बातें शरद पवार गिना रहे हैं, अगर एक-एक करके इन पर हम बातचीत करें, तो क्या शरद पवार को दिखाई नहीं दे रहा है कि इस नए भारत में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं? या दुनिया भर के देशों में जो भारतीय पासपोर्ट है और जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारतीय मेधा है, उसका किस तरीके से सम्मान हो रहा है? अमेरिका की जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जो जिनको आप कह सकते हैं आईटी से जुड़ी हुई
उन सबको हेड कौन कर रहा है आज की तारीख में? भारत कर रहा है। चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे आपके यूरोपियन कंट्री हो, सबके सुर बदले हुए हैं आजकल भारत के बारे में। तो क्या ये शरद पवार को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये न्यू इंडिया है? और जिस तरीके से निवेश आ रहा है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी कोविड-19 में भी उतनी खराब नहीं हुई जितनी बाकी देशों की हुई है, वो इसका पैरामीटर नहीं है कि ये न्यू इंडिया है। फिर वो कहते हैं कि 100% डिजिटल लिटरेसी की बात कही थी। तो 100% डिजिटल लिटरेसी की तरफ क्या बहुत मजबूत कदम भारत ने नहीं बढ़ा दिए हैं? एक समय था जब शरद पवार मनमोहन सरकार में मंत्री हुआ करते थे, तब देखिए, याद करिए क्या हाल था। आज की तारीख में तो आप मोबाइल फ़ोन से जो आपकी मुट्ठी में रहता है, आप चाहे तो हवाई यात्रा का टिकट बुक करा लीजिए, चाहे तो रेलवे का करा लीजिए, चाहे तो कोई भी बिल भर दीजिए। मोबाइल फ़ोन का भरना हो, इलेक्ट्रिसिटी का भरना हो, गैस सिलेंडर बुक कराना हो, कुछ भी कराना हो, सब कुछ आप मोबाइल से। तो क्या ये डिजिटल लिटरेसी का दौर नहीं दिखाई दे रहा है? दूसरे ये तंज कस रहे हैं नरेंद्र मोदी पर कि सभी को शौचालय देने की बात कही थी। 2014 से पहले जितनी सरकारें रही हैं, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी, उन सरकारों के क्या दायित्व थे? सारा कुछ नरेंद्र मोदी ही करे इन 8 सालों में। और नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने कितने शौचालय बनाए हैं, कितने घरों तक बिजली के कनेक्शन पहुँचाए हैं, ये तो वो बार-बार बता चुके हैं कि उनकी सरकार ने ऐसे कितने और घरों तक बिजली कनेक्शन पहुँचाए हैं जिनमें कभी बिजली का बल्ब जला ही नहीं था। इसके अलावा ये तंज कस रहे हैं कि 2024 तक $5 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बनाने का वादा इन्होंने किया था। तो शरद पवार की जो स्मृति है शायद वो कमज़ोर है, वरना पूरी दुनिया की इकोनॉमी का क्या हाल हुआ है कोविड काल की वजह से, तो ये इस तरह के सवाल शायद नहीं उठाते। इन्होंने जो बातें कही हैं, वो सारी की सारी कहीं न कहीं ये शो करती है कि इनके भीतर का जो फ्रस्ट्रेशन है। एक तो एमबीए की सरकार चली गई, यानी जो एन्जॉय कर रहे थे ये लोग, और जिस तरह की खबरें निकल कर के आ रही थी भ्रष्टाचार की, वसूली की, तमाम जो कह सकते हैं कि अ, जितनी बुराइयाँ किसी सरकार में, सत्ता में हो सकती हैं, ताकत में हो सकती है, वो सारी बुराइयाँ वहाँ देखी गई थी। तो एक तो सरकार जाने का, दूसरे जो केंद्रीय एजेंसियाँ इस समय महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, झारखंड से लेकर के दिल्ली तक इस समय कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उसको लेकर के भी कहीं न कहीं इनको परेशानी है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी एज़ प्राइम मिनिस्टर, जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, उनके लिए घातक साबित हुए हैं। और निश्चित रूप से शरद पवार को अगर ऐसा लग रहा है कि इतने घातक साबित होंगे, ये नहीं सोचा था उन्होंने, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। नरेंद्र मोदी ने इसी दिशा में बहुत सख्ती से कदम उठाए हैं और वो आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे पूछा गया कि साहब, 2024 में क्या आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, उम्मीदवार होंगे? तो उनका कहना था कि साहब, अब वो आगे कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे और इस तरह की अब कोई इच्छा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो 81 ईयर्स के थे, 81 साल के थे, और मेरी उम्र इस समय 82 साल है। तो उन्होंने कहा कि हम, जो केंद्र सरकार का दमन चक्र चल रहा है, यानी असलियत पर आ गए, जिसको भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का नाम दिया है प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से।
और 130 करोड़ जनता का आह्वान किया कि इसमें मेरा साथ दें। निर्णायक मोड़ पर ये चीज़ पहुंच गई है। तो ये दमन चक्र बता रहे हैं शरद पवार कि इस दमन के खिलाफ जो है देश भर के सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का वो काम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी इच्छा है कि महाराष्ट्र में एमवीए एकजुट रहे 2024 तक और सब मिलकर के चुनाव लड़ें। लेकिन ये अभी मेरी इच्छा है, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। दूसरे इन्होंने गुजरात वाला मसला उठा दिया कि साहब जो गैंग रेप के दोषी थे बिल्किस बानो के, उनको रिहा कर दिया। तो अ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा है वो एक तरीके से उनका ढपोर शंख है। एक मोहित काम्बोज जो मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के चर्चित चेहरे हैं, उन्होंने पिछले दिनों इनके पोते, इनके भाई के बेटे तो रोहित पवार के बारे में कुछ टिप्पणियां की थी कि अगला नंबर उनका हो सकता है। किरीट सोमैया ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी। तो उस पर भी शरद पवार से सवाल पूछे गए तो उनका कहना था कि साहब जनता ही ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी और वो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि जैसे आधिकारिक रूप से उनके पास कोई सूचना एडवांस में आ गई हो। जबकि वस्तु स्थिति ये है कि मोहित काम्बोज ने जितनी बातें कही हैं एडवांस में, वो अब तक तो सारी सच साबित हुई हैं। चाहे नवाब मलिक के बारे में कही हो, चाहे संजय राउत के बारे में कही हो, तो वो सब बिल्कुल सही साबित हुई है। उन्होंने एकनाथ शिंदे पर भी अटैक किया, ये कह कर के कि साहब ठाणे में तो अब तक जो है बहुत संस्कारी नेता हुए हैं। प्रभाकर हेगड़े का नाम लिया, विमल रांगणेकर का नाम लिया, पर उनको एकनाथ शिंदे संस्कारी नहीं लगते हैं। संजय राउत बहुत संस्कारी लगते हैं, उद्धव ठाकरे भी बहुत संस्कारी लगते हैं, जो कई बार मर्यादाएं भंग कर चुके हैं। और शिवसेना के तो कई नेता हैं जिन्होंने अतीत में बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो ऑब्जेक्शनेबल थी। और जब कंगना रनौत का घर गिराया गया था, जिस भाषा का यूज संजय राउत ने किया था, तो उनके संस्कारों पर तो कभी शरद पवार ने सवाल नहीं खड़े किए। आज एकनाथ शिंदे अगर कड़े शब्दों में जवाब देते हैं तो उनके संस्कारों का सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के शरद पवार की जो खामोशी टूटी और जिस तरीके से उनके भीतर का दर्द फूट करके सामने आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जिनको वो दमनकारी बता रहे हैं, देश के लिए घातक बता रहे हैं, एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर गए, स्वीकार कर गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कि नरेंद्र मोदी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनके लिए बहुत घातक साबित हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।